हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्रिव इन कैटास्ट्रॉफ का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाएं और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमें एयरक्राफ्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसके नीचे काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ उस एयरक्राफ्ट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन दोनों की एक्सीडेंटली किस हुई थी। ऐसा होते ही कर्नल बर्टन काफ़ी तेज़ी के साथ फ़ौरन ही वहाँ से दूर हट जाता है और हम ज़ाओयान को देखते हैं, जो बेचारा बुरी हालत में कंफ्यूज लुक के साथ वहीं खड़ा था। वहाँ से जाते हुए कर्नल बर्टन फुल सीरियस लुक के साथ मार्क से बोलते हैं, अगर सारे यूरेनियम मेटल इकट्ठे हो चुके हैं तो चलो एयरक्राफ्ट में वापस चलते हैं, जिस पर मार्क उसे यस बोल देता है। हम देखते हैं कि कर्नल की ऐसी टोन की वजह से ज़ायोन की पूरी बॉडी कांपने लगती है। वो जल्दी से अपने कांपते हाथ को दूसरे हाथ से सहारा देता है। इसके बाद हम एयरक्राफ्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वही लेडी सोल्जर ज़ायोन के पास बैठी उसे टीज करते हुए बोलती है, हे मैंने कुछ सुना है, तुमने कुछ ऐसा किया है जैसा करने की हम में से कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। जिसकी ये बात सुनकर ज़ाओयान थोड़ा चौंक जाता है। फिर वो ऑकवर्ड सा फेस बनाते हुए अपने नेक को रब करने लगता है और बोलता है, मैं भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, बस ये तो हो गया। जिस पर वो लेडी अपनी आइज को बंद करके थोड़ा स्माइल करते हुए बोलती है, ओह अच्छा तो ऐसी बात है। फिर वो बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलती है, शायद कुछ ही दिनों में मुझे एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है कि तुम और बॉस एक ही बेडशीट में सोए हुए हो। क्या तुम्हें पता है कि बेस के सारे सोल्जर काफ़ी बोर हो चुके हैं, वो बस एक हॉट टॉपिक की तलाश में हैं। जिसकी ये बात सुनकर ज़ाओयान अपने फेस को झुकाते हुए बोलता है, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में बात मत करो। ये बोलते हुए वो दोबारा से पास की उसी बात को याद करने लगता है कि किस होने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। हम देखते हैं कि कैप्टन ने ज़ाओयान की नेक से पकड़कर उसे ऊपर उठा रखा था और काफ़ी बुरी तरह से उसके नेक को दबा रहा था। जिस पर ज़ाओयान खुद को छुड़ाने का ट्राई करता है, मगर कैप्टन के सामने तो वो कुछ भी नहीं था। जिसे ऐसे करते देखकर मार्क जल्दी से चलाते हुए उसे रोकने का ट्राई करता है। बॉस बॉस, अभी तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए ये नहीं मर सकता। जिसकी ये बात सुनकर कर्नल उसे जोर से जमीन पर फेंक देता है। ज़ायोन बेचारा जमीन पर पड़ा अपने गले को सहलाते हुए बुरी तरह से कफ कर रहा था। वो अभी ठीक से संभला भी नहीं था कि इतने में कर्नल अपने स्वॉर्ड को निकालकर जोर से उसके फेस के बिल्कुल पास जमीन पर वार करता है। ये वार उसके फेस से थोड़ा सा ही दूर था। अपनी मौत को इतना क्लोज देखकर ज़ायोन काफी ज्यादा चौंक जाता है। इतने में कर्नल भी उसके ऊपर आते हुए गुस्से से बोलता है, अगर ये यूरेनियम रॉ मटेरियल तुम सक्सेसफुली रिकवर करके नहीं ले जा पाए तो मैं तुम्हें काट कर तुम्हारी बॉडी से फ्लैश और बोन्स अलग अलग कर दूंगा। ओह सच में गाइस, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। कर्नल तो कुछ ज्यादा ही रूड है। ज़ाओयान सीरियस फेस के साथ इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि इतने में वही लेडी सोल्जर उसके बिल्कुल क्लोज आकर बोलती है, मैं बस सोच रही हूँ कि अगर बॉस तुम्हें थोड़ा फोर्सफुली किस करते तो क्या होता। वैसे मैंने सुना है कि जब स्पेशल फोर्स पर्सन किसी ऑर्डिनरी पर्सन को किस करता है तो वो फोर्स इतनी ज़्यादा इंटेंस होती है, जिसकी वजह से नॉर्मल पर्सन की स्कल भी फट सकती है। इसकी ये बात सुनकर ज़ाओयान काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए अपने फेस को ऊपर करता है और उसे एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, मेरे और कर्नल बर्टन के दरमियान सच में कुछ भी नहीं है। जिस पर वो लेडी स्माइल करते हुए बोलती है, वैसे शायद तुम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि बॉस की तरह का परफेक्ट पर्सन स्पेशल फोर्स में एंटर होने के बाद किसी के साथ भी नहीं रहा। जिस पर ज़ाओयान मुंह बनाते हुए बोलता है, शायद ऐसा इस वजह से है कि कर्नल को साफ सुथरा रहने की एक सीरियस बीमारी है। मगर वो लेडी तो ज़ायोयान को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उसे बताने लगती है, ऐसा इस वजह से है कि इतने सालों में आज तक वो कभी भी हैंग आउट करने के लिए बाहर नहीं गए। तुम ये अच्छे से जानते हो, सिर्फ एक्स वायरस की वजह से ही हम अपने डिपार्टमेंट की नीड पर पूरा उतर सकते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें बेड पर प्रेस किया तो शायद तुम्हारी सारी हड्डियां टूट जाएं, तुम्हारी बॉडी का पूरा स्केलेटन कांपने लगेगा और तुम्हारे ऑर्गन्स वो तो बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे। हर तरफ तुम्हारा ब्लड फैला होगा। मुझे लगता है कि उनकी पहली हिट ही तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगी।
ओह माय गॉड, ये बोलते हुए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही थी। वो तो एक्साइटेड हो रही थी, मगर सौयान तो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। वो बोलता है नहीं, सच में, जिस पर वो दोबारा से बताती है मगर जो भी हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे बॉडी फ्लूइड में भी एक्स वायरस है जो कि काफ़ी इजीली एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है। चाहे तुम्हारा जितना भी बुरा हाल हो, जब तक बॉस तुम्हें फ्रेंच किस करेंगे तब तक तुम्हारी पूरी बॉडी 30 सेकंड्स के अंदर ही हील हो जाएगी। और नोटी वे में उसे थंब दिखाते हुए बोलती है, तो उसके बाद तुम लोग दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो। ज़ायान को उसकी मर्जी के बिना इतना ज़्यादा और इंटेंस नॉलेज देने के बाद वो लेडी स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए वो उसे एक हैप्पी और लवली लाइफ विश करती है। मगर ज़ायान तो अभी भी उसकी ये सारी बातें सुनकर सदमे में था। इतने में स्टूडेंट्स की नज़र विंडो से बाहर पड़ती है, जहाँ पर वो एक प्लेटफॉर्म को देखते हैं। उन्हें लगता है कि फाइनली वो जिंदा वापस आ गए, मगर वो प्लेटफॉर्म तो क्राफ्ट पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्राफ्ट बुरी तरह से शेक करने लगता है और वो स्टूडेंट जो खड़े थे वो नीचे गिर जाते हैं। ज़ायान भी मुश्किल से खुद को संभालता है और सोचने लगता है कि आखिर क्या हुआ। वहाँ मौजूद एक स्टूडेंट बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि ब्लोकर्स ने दोबारा से अटैक कर दिया हो। शायद उन पर पहले भी ब्लोकर्स ने अटैक किया था, जिसकी वजह से वो जंगल में फंसे हुए थे। जिस पर दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि इस टाइम स्पेशल टास्क फोर्स इस एयरक्राफ्ट को चला रही है, हमें कुछ भी नहीं होगा। इस पर पहले वाला स्टूडेंट बोलता है, हाँ, उन्हें ब्लोकर्स को रोकने की ट्रेनिंग मिली है, मगर उन्हें रोकना इतना भी ईजी नहीं है। इतने में उन पर एक ट्रैकिंग मिसाइल से अटैक होता है। वो मिसाइल बड़ी तेजी से उनके क्राफ्ट की तरफ आ रही थी, जिसे अपनी तरफ आता देखकर वो स्टूडेंट्स काफी पैनिक करने लगते हैं। ओह नो, ये एक ट्रैकिंग मिसाइल है, हम तो पूरी तरह से तबाह हो गए, हम यहाँ मरने वाले हैं। ओह माय गॉड, अब हम क्या करें? हमें यहाँ से बाहर जंप कर देना चाहिए, शायद ऐसा करने से हमारे जिंदा रहने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। जिनकी ये बातें सुनकर लेडी सोल्जर काफी ज्यादा इरिटेट होने लगती है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, बेवकूफो, जैसे ही तुम लोग यहाँ से बाहर निकलोगे तो ज़ॉम्बीज़ तुम्हें खाने के लिए तैयार बैठे होंगे। क्या तुम लोगों को ये लगता है कि जो पर्सन इस एयरक्राफ्ट को चला रहा है वो तुम लोगों की तरह नाजुक है? या क्या तुम सभी लोग ये भूल चुके हो कि ये एयरक्राफ्ट स्पेशल टास्क फोर्स का है? ये एयरक्राफ्ट रिसर्च करने के लिए नहीं बल्कि कॉम्बैट करने के लिए बना है। जिसकी ये बात सुनकर वो सभी कुछ सोचते हुए थोड़ा शांत होते हैं और फिर अपनी सीट्स पर वापस बैठ जाते हैं। एयरक्राफ्ट बुरी तरह से शेक कर रहा था। हम ज़ायान को देखते हैं जिसका फेस बिल्कुल ब्लैंक था। उसके फेस पर बिल्कुल भी डर के एक्सप्रेशंस नहीं थे। जिस पर वो सोल्जर लेडी उसे बोलती है कि तुम्हें भी अपनी आइज़ को बंद कर लेना चाहिए, वरना तुम्हें डेजी फील होगा। जिस पर ज़ायान रिप्लाई करता है, मैं बस इस मोमेंट को देखना चाहता हूँ। कर्नल बर्टन और मार्क इस ट्रैकिंग मिसाइल से डील करने के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो ढूंढ ही लेंगे। जिस पर वो लेडी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उसे पूछती है कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी। हम देखते हैं कि एयरक्राफ्ट काफी तेजी से माउंटेन्स की तरफ जा रहा था और वो मिसाइल भी कंटिन्यूसली उसका पीछा कर रही थी। कर्नल बर्टन के फेस पर भी बिल्कुल भी कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, जैसे कि उन्हें पता हो कि वो क्या करने वाले हैं। यहाँ ज़ायान भी सीरियस फेस के साथ उस लेडी को बताता है कि टाइम डिफरेंस का मौका। हम देखते हैं कि कर्नल बर्टन एयरक्राफ्ट को माउंटेन के बिल्कुल क्लोज ले जाता है और जैसे ही वो माउंटेन से टकराने वाले थे, एयरक्राफ्ट का मुंह ऊपर की तरफ कर देते हैं, जिसकी वजह से अब एयरक्राफ्ट स्काई की तरफ जाने लगता है और वो मिसाइल जाकर सीधा माउंटेन से टकराती है और फट जाती है। वो मिसाइल सीधा माउंटेन से टकराकर फट जाती है। जैसे ही स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि वो मिसाइल से छुटकारा पाने में कामयाब हो गए, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी से बोलने लगते हैं कि हम अभी भी जिंदा हैं, हमने सच में एक ट्रैकिंग मिसाइल से छुटकारा पा लिया। जैसे ही प्लेन थोड़ा स्टेबल होता है तो ज़ाओयान उस लेडी से पूछता है कि कर्नल बर्टन को ये कैसे पता चला कि इस प्लेटफॉर्म में कोई ना कोई गड़बड़ है। जिस पर वो लेडी स्माइल करते हुए उसे बोलती है, जब तुम हजारों बार मौत को चकमा देकर निकलने में कामयाब हो जाओ तो तुम्हारी इंटेंशन ही तुम्हारा एक वेपन बन जाएंगी। इतने में हम देखते हैं कि एयरक्राफ्ट को एक ग्राउंड में लैंड कर दिया जाता है, जिसे देखकर स्टूडेंट्स थोड़ा पैनिक करने लगते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं है।
यहाँ ना तो कोई प्लेटफॉर्म है और ना ही बेस क्या स्पेशल टास्क फोर्स कोई और मिशन पर जाने वाली है। हमने यहाँ लैंड क्यों किया है? जिस पर वो लेडी जायान की तरफ देखते हुए पूछती है, तुम गैस करो, तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ क्यों लैंड हुए? जिस पर जायान उसे बताता है कि इंजन डैमेज हो गया है। काफी ज्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ उड़ने की वजह से एयरक्राफ्ट पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा है। उस फोर्स की वजह से इसका पावर सिस्टम डैमेज हो गया, इसीलिए हमें फौरन ही यहाँ पर लैंड करना पड़ा है। जिस पर वो लेडी थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि जायान ने बिल्कुल ठीक आंसर किया था और उससे पूछती है, क्या सच में तुम एक क्लास बी के ट्रेनी हो? उसे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक क्लास बी का ट्रेनी इतना अच्छा गैस कैसे कर सकता है। इतने में मार्क उनके पास आकर बताता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें इस एयरक्राफ्ट को छोड़कर निकलना होगा। बेस 14 तक पहुंचने के लिए हमें 20 घंटे चलकर जाना पड़ेगा। जिसकी ये बात सुनकर स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं, क्या सच में 20 घंटे? में कर्नल बर्टन भी वहां आते हुए बोलते हैं, 20 घंटे ना कि 20 मिनट, इसलिए जल्दी करो और यहाँ से निकलो। एक घंटे के अंदर अंदर सूरज डूब जाएगा और जंगल में ज़ॉम्बीज़ भी होंगे। मगर कोई भी बाहर जाने को तैयार नहीं था और बोल रहा था कि हम यहीं रहेंगे। जिस पर मार्क उनसे बोलता है, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर रहना चाहते हो तो जल्द ही टिडल सर्च वाले तुम्हें ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है कि तुम लोग उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। आज के बाद से हम इस लेडी को चैंग बुलाएंगे। चैंग जाओयान का सामान पकड़ते हुए बोलती है कि तुम हमारे साथ चलो। जिस पर दूसरे स्टूडेंट जाओयान को बाहर जाने से रोकने लगते हैं कि हो सकता है कि ये तुम्हें ठीक से प्रोटेक्ट न कर पाए और तुम मर जाओ। अगर तुम यहाँ रहोगे तो बेस 14 हमें ढूंढ ही लेगा। जिस पर जाओयान उन्हें बताता है कि जो प्लेटफॉर्म हमारे ट्रांसफर सप्लाई का काम करता है उस पर टिडल सर्च वालों ने पहले ही कब्जा कर लिया है। उनका पर्पस इस एयरक्राफ्ट में रखे हुए यूरेनियम को वापस शेल्टर में ले जाने से रोकना है। मुझे ये लगता है कि बेस 14 के तुम लोगों को रेस्क्यू करने से पहले ही टिडल सर्च तुम्हें ढूंढ लेगा। जायान की ये बातें सुनकर वाइट भी उन लोगों के साथ आने के लिए मान जाता है। दूसरे स्टूडेंट्स उसे रोकने का ट्राई करते हैं मगर वो नहीं रुकता। हम देखते हैं कि वो पांचों ही यूरेनियम को लेकर जंगल से चलते हुए जा रहे थे कि स्टूडेंट्स उनके साथ नहीं आए थे। इतने में मार्क अचानक ही कुछ सेंस करके उन्हें रुकने का इशारा करता है, जिस पर वो सभी लोग अपने चारों तरफ देखने लगते हैं। वाइट थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि क्या हुआ। कर्नल बर्टन अपने स्पोर्ट को बाहर निकालते हुए उसे चुप रहने का बोलता है। हम देखते हैं कि सभी ने अपने वेपन्स बाहर निकाल लिए थे और लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी थे। इतने में उन्हें वुल्फ की एक बहुत बड़ी आर्मी दिखाई देती है। हम कर्नल बर्टन को देखते हैं जो कि काफी सीरियस वे में उनकी तरफ देख रहा था। कर्नल उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। कर्नल का ऑरा बहुत ज्यादा इंटेंस था। वो कंटिन्यूसली उस वुल्फ की तरफ देखते हुए उनके सामने चला गया था। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से कोई ऑरा निकलता है। वो ऑरा एक वुल्फ के फेस की तरह था, जिसे देखकर वो वुल्फ थोड़ा घबरा जाता है और वहां से वापस जाने लगता है। लीडर वुल्फ के वापस आने की वजह से दूसरे वुल्फ भी उसके साथ ही जाने लगते हैं। जिसे ऐसे करता देखकर जाओयान काफी गौर से उसकी तरफ देख रहा था और मन में सोचता है कि हाइन बर्टन ने ये कैसे किया है। वुल्फ के वहां से जाते ही वाइट जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इतने में चैन जल्दी से आगे बढ़कर उसके फेस को कवर करके उसे चुप कराती है। इतने में हम देखते हैं कि जाओयान को ऐसे खोया देखकर कर्नल बर्टन उसके क्लोज आता है और उसकी तरफ देखने लगता है, जिन्हें अपने इतना ज्यादा क्लोज देखकर जाओयान की आइज चमकने लगती हैं और वो काफी गौर से कंटिन्यूसली कर्नल की तरफ देखने लगता है। कर्नल को देखते हुए वो मन में सोच रहा था, इस पर्सन ने एक अनएक्सपेक्टेड किस की वजह से इतना ज़्यादा गुस्सा किया। मुझे लगता है कि किसी भी टाइम गुस्से की वजह से इसका सर फट जाएगा, मगर मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। इतने में जायान पर कोई अटैक करता है। ये अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज था। शायद कर्नल से प्रोटेक्ट करने के लिए ही उसके क्लोज आया था। कर्नल जल्दी से उसके बाजू से पकड़कर उसे अपने क्लोज कर लेता है। दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और वो दोनों ही फ्लोर पर गिर जाते हैं। हम देखते हैं कि जाओयान इस टाइम उसके ऊपर था। जाओयान अपनी इस ऑकवर्ड पोजीशन की वजह से कंफ्यूज लुक के साथ कर्नल बर्टन की तरफ देखे जा रहा था। हम देखते हैं कि कर्नल बर्टन का हाथ जाओयान की वेस्ट पर था। वो दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे।
پتہ نہیں اس کے بعد زویان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کرنل برٹن بھی سیریس لک کے ساتھ اسی کی طرف ہی دیکھے جا رہے تھے۔ ان کا دیکھنا اتنا زیادہ انٹینس تھا کہ زویان گھبرانے لگتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کرنل برٹن کے دل میں زویان کے لیے تھوڑی سی بھی سافٹ اسپاٹ ہے یا نہیں۔ یہ جاننے کے لیے آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ میرے چینل فن ایکسپلین کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ نے اسے یہاں تک دیکھا ہے تو اسے ایک لائک بھی ضرور کرتے جائیں۔ تو چلیے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر اینڈ بائے بائے۔